नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल चिंकी का स्टोरी में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में आनंददास नाम का बहुत अमीर साहूकार रहा करता था। अमीर इतना कि उसे अपने महल के मुख्य आंगन में जाने में बहुत समय लग जाता था। आसपास का कोई ऐसा नगर नहीं था कि जिसमें आनंददास का व्यापार ना चलता हो। कई राजा महाराजा साहूकार जी की बहुत कदर करते थे। इस बात का साहूकार जी को अपने आप पर बहुत घमंड था कि मुझ जैसा कोई दूसरा साहूकार जी इस दुनिया में नहीं है। साहूकार जी के 3 बेटे थे और एक बेटी थी, जिसमें 2 का तो विवाह कर चुका था। वे दोनों विवाहित बेटे साहूकार जी के कारोबार में हाथ बटाते थे, जबकि छोटा बेटा रोशन अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और बेटी अभी जल्द ही शादी के योग्य हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, जो परियों को मात दे रही थी। साहूकार जी की अमीरी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता था कि उसे जूते पहनाने के लिए भी नौकर चाकर लगे हुए थे। जब साहूकार जी घर से बाहर निकलता तो एक नौकर साथ में छतरी लेकर चलता, परंतु इन सब के बावजूद साहूकार जी कभी अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करते। जब कभी उसे दूसरे नगर जाना होता तो अपने साथ कोई नौकर नहीं ले जाते। वह या तो अकेले जाते या फिर अपने बेटों में से किसी एक को साथ ले जाते। उसकी इस सजगता से बहुत लाभ होता था। उसके विरोधी उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाते। विरोध की परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। एक भिखारी हो तो भी उसका विरोध करने वाले, उससे जलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो अमीर की तो बात ही मत पूछिए, उसके तो कई तरह के विरोधी दुश्मन होते हैं। लेकिन साहूकार जी अपनी चतुराई से सभी को मात दे देते। एक दिन साहूकार जी अपने महल के बाहर शाम के समय टहल रहे थे। आसमान में काले बादल घिर आए थे। यूं लगता था कि बहुत तेज बरसात होने वाली है, साथ ही बहुत तेज हवा चलने वाली है। साहूकार जी के देखते देखते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। साहूकार जी अब अपने महल में लौटने वाले था, तभी उसे एक बूढ़ा भिखारी जैसा आदमी आता दिखाई दिया। उसने बहुत ज्यादा वजन की गठरी अपने ऊपर उठा रखा था। वह साहूकार जी के सामने गठरी रखकर साहूकार जी से बोला, साहूकार जी, आज की रात रहने के लिए अपने यहाँ आश्रय दे दीजिए। साहूकार जी बोला, बूढ़े, तुम्हें हमारा महल धर्मशाला दिखता है या सराय नजर आता है? वह आदमी बोला, नहीं साहूकार जी, भला मैं आपके महल को ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। मैं तो बस आपके महल के बाहर की मुंडेर के नीचे की भूमि पर सोकर रात गुजार दूंगा और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। साहूकार बोला, नहीं भाई, तुम जाकर किसी धर्मशाला में ठहरो। यहाँ तुम्हें कैसे रहने दे सकता हूँ मैं? पता नहीं तुम किस तरह के आदमी हो। तुम अगर चोर उचके हुए तो बहुत नुकसान पहुंचा दोगे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तुम तो कहीं से भी भरोसे लायक नहीं दिखते। इतना सुनते ही वह बूढ़ा आदमी गुस्से से साहूकार जी के तरफ देखा और बिना बोले ही अपना सामान उठाया और उस बूंदाबांदी और आंधी में ही कहीं चला गया। उसके चले जाने के बाद साहूकार जी ने चैन की सांस लिया और मन ही मन बड़बड़ाया कि पता नहीं कहां से मुंह उठाए लोग चले आते हैं। उन्हें इतने बड़े महल के आसपास आते डर भी नहीं लगता, और दरवान भी कितने लापरवाह हैं कि उन्हें बाहर ही क्यों रोक नहीं देते। साहूकार जी बड़बड़ता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। आंधी पानी ने भयानक रूप पकड़ लिया था।
रात भर तेज हवा चलती रही और रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। साहूकार जी को वह बूढ़ा एक बार भी ड्याल में नहीं आया। उसने नहीं सोचा कि इस भयानक आंधी पानी और घोर अंधियारी रात में बूढ़ा कहाँ गया होगा या मर गया होगा। इस बात को हुए 1 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया। एक रोज साहूकार जी के पास 2 मित्र आए हुए थे। वे दोनों शिकार खेलने के शौकीन थे। साहूकार जी ने भी बहुत दिनों से शिकार के लिए नहीं गए थे। जब उसे मित्रों का साथ मिला तो अपने आप को रोक नहीं सका। यह देखते हुए कि मौसम ठीक नहीं है, वह शिकार को चला गया। आज साहूकार जी बहुत खुश थे। उसे कई वर्षों के बाद मौका मिला था और मित्रों के साथ तो शिकार खेले जमाना गुजर गया था। साहूकार जी अपने मित्रों के साथ एक घने जंगल में जा घुसा। आगे बढ़ने पर उसे एक हिरण का झुंड दिखा। साहूकार जी अपने मित्रों के साथ हिरणों का पीछा करने लगा। सभी जोश के साथ हिरणों का पीछा कर रहे थे। तभी सामने एक चौराहा मिला। साहूकार जी सामने वाला रास्ता पकड़ आगे बढ़ गया, जबकि उसके दोनों मित्र दूसरे रास्ते निकल लिए। साहूकार जी इस उम्मीद से पीछा करता रहा कि मेरे मित्र मेरे पीछे आ रहे हैं, परंतु उसके दोनों मित्र तो दूसरे रास्ते निकल गए। उनका रास्ता उन्हें जंगल से बाहर लेकर निकल गया, जबकि साहूकार जी घनघोर जंगल में चला जा रहा था। हिरण आगे बढ़कर कहीं झाड़ियों में विलुप्त हो गए। साहूकार जी घोड़े से उतरकर उन्हें ढूंढने लगा, पर हिरण कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने बहुत नजरें दौड़ाई, परंतु उसके मित्र भी कहीं नहीं दिखे। इधर आसमान में कालाघटा घेरे जा रही थी। जल्द ही बहुत तेज आंधी पानी आने की संभावना थी। साहूकार जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जल्दी से किधर जाए कि उसे कोई छुपने को जगह मिल सके। अभी विचार कर ही रहा था कि बहुत तेज आंधी और पानी आ गया। आंधी इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ की टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आंधी पानी से घबराकर उसका घोड़ा भी भागकर कहीं गुम हो गया था। अकेला साहूकार जी बहुत मुश्किल में फंस गया था। आंधी और पानी का जोर कई घंटों तक चलता रहा। साहूकार जी तो अब अपने जीवन की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। उसे अब लग रहा था कि आज हमारी जान नहीं बचने वाली। साहूकार जी उस मनहूस घड़ी को कोस रहा था, जिस वक्त अपने मित्रों की बात मान शिकार के लिए निकला था। तभी संयोग बस आंधी और पानी की रफ्तार कम पड़ने लगी। साहूकार जी को जीवन की आशा जगी। धीरे धीरे अब रात होने को आई थी। तभी उसे जंगल में एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। साहूकार जी उसे अपने तरफ आते देख बहुत डर गया। शायद कोई चोर या डांकू हो, परंतु वह एक नवयुवक था। अपनी गाय को ढूंढने आया था, जो चरने के लिए जंगल में आई थी, परंतु आंधी पानी आने के वजह से अभी तक लौटकर वापस नहीं गई थी। उस नवयुवक ने जब गाय को आवाज लगाई तो उसकी गाय झाड़ियों से निकलकर सामने आ गई। नवयुवक गाय को लेकर चल पड़ा और साहूकार से बोला, आप इस जंगल में कहाँ भटकते फिरेंगे? आज रात आप मेरे घर मुझ गरीब की झोपड़ी में बिताएं। साहूकार बोला, अवश्य ही मैं तुम्हारे घर चलूंगा, परंतु इन आंधी के आने से मेरा घोड़ा कहीं जंगल में गुम हो गया है। नवयुवक बोला, आप चिंता ना करें। अगर आपका घोड़ा जंगल से बाहर नहीं गया होगा तो मैं हर हाल में ढूंढ कर ला दूंगा। यह जंगल मेरे लिए अपने घर के समान है। इसके एक एक जगह से मैं वाकिफ हूं। आप निश्चिंत होकर मेरे घर विश्राम करें। साहूकार नवयुवक के घर चला गया।
उसका घर एक कच्चा मकान का था। आगे झोपड़ी थी। साहूकार जी ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? तब नवयुवक ने बताया कि घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। नवयुवक ने अपनी माँ और बहन से जल्दी से खाना बनाकर खिलाने को कह दिया और साहूकार को अपने कपड़े दिए, क्योंकि साहूकार के कपड़े भीग चुके थे और ठंड से कांप रहा था। साहूकार ने कपड़े बदलकर फिर भोजन किया। नवयुवक की माँ ने बहुत प्यार से खीर बनाई थी और साहूकार को बहुत प्यार से पूछ पूछ कर भोजन कराई थी। खाना खाने के बाद साहूकार जी को अपनी पत्नी की याद आई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इसी तरह पंखा झलकर बहुत प्रेम से खाना खिलाती थी। उसके मरने के बाद तो अब नौकर ही बेमन से खाना खिलाते हैं। बहू और बेटी को तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो खिलाना कैसे आएगा? यही सोचता हुआ साहूकार गहरी नींद में सो गया। सुबह उठा तो देखा कि उसका घोड़ा सामने ही बंधा हुआ है। नवयुवक रात में ही घोड़ा को ढूंढ लाया था। साहूकार उठकर खड़ा हुआ और नवयुवक से बोला कि बहुत बहादुर लड़के हो, तुमने तो रात में ही मेरा घोड़ा ढूंढ लाया। जंगल में कहाँ मिला घोड़ा? तब नवयुवक ने बताया कि साहूकार जी, आपका घोड़ा बहुत खतरनाक जगह पहुंच गया था, जहां बाघों का एक झुंड रहता है। वे किसी मनुष्य पर तो हमला नहीं करते, परंतु किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि इस जंगल का एकलौता हाथी भी उधर जाने से डरता है। संयोग अच्छा रहा कि आपका घोड़ा बच गया। साहूकार ने नवयुवक को धन्यवाद दिया और बताया कि तुमने मेरे घोड़े को लाकर बहुत अच्छा किया। मैंने इसे अन्य घोड़ों के अपेक्षा 10 गुनी कीमत देकर खरीदा है। तभी उस नवयुवक की मां साहूकार के लिए दूध लेकर आ गई। साहूकार जी ने दूध पिया और नवयुवक से बोला कि मैं शाम से ही देख रहा हूं, तुम्हारे पिता कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहीं गए हुए हैं या फिर घर पर ही हैं? नवयुवक बोला, पिताजी तो घर पर ही हैं, परंतु अभी सोए हुए हैं। साहूकार जी बोला, अब मैं जल्दी से अपने महल लौटना चाहता हूं, परंतु उससे पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस पिता ने अपने बच्चे और पत्नी को इस तरह का अतिथि सत्कार का संस्कार दिया है, वे खुद कैसे होंगे? उनका विचार कितना महान होगा। तुम अपने पिता से मुझे एक बार मिलवा दो। नवयुवक अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपको साहूकार जी बुला रहे हैं, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। उसके पिता बोले, बेटा, कुछ मजबूरियां हैं हमारे पास, मैं चाहकर भी साहूकार से नहीं मिल सकता। हमारे मिलने से साहूकार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। लड़के ने पिता से पूछा कि आखिर कौन सी बात है जो आपको देखकर साहूकार जी शर्मा जाएगा? क्या आप साहूकार जी से पहले भी मिल चुके हो? तब उसका पिता बोला कि बेटा, तुम इन सब बातों को छोड़ो और साहूकार से जाकर कहो कि पिता की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। लड़के ने साहूकार से पिता की कही बात बताई। साहूकार बोला, अब तो मैं तुम्हारे पिता से मिले बगैर हरगिज नहीं जा सकता। ये भला कैसे हो सकता है कि जिसके घर अतिथि बनकर रहूं, उस घर कोई बीमार या लाचार हो और मैं उसे उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊं। जब लड़के के पिता को विश्वास हो गया कि अब यह साहूकार जी मिले बगैर नहीं जा सकता, तब उस किसान को साहूकार के सामने आना पड़ा। साहूकार जी देखते ही पहचान गया कि यह तो वही आदमी है जिसे मैंने अपमानित कर भगा दिया था।
वह आंधी तूफान में घर से बाहर दीवार के पास छुपने का आश्रय मांग रहा था। मैंने उसे भोजन पानी को तो पूछा नहीं, ऊपर से चोर कहकर भगा दिया। और यह आदमी सब कुछ जानते हुए मेरा खूब सत्कार कराया और मुझे शर्मिंदगी ना हो इसलिए खुद छुपा रहा। साहूकार ने तुरंत किसान के चरण पकड़ लिए। किसान बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर में ही मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं तो पुरानी बातों को वहीं छोड़ आया था और आप हैं कि उसे अब तक सिर पर लादे घूम रहे हैं। अरे उस वक्त जो आपके पास था वो आपने मुझे दे दिया और आज जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको दिया। अतिथि सत्कार एक प्रेम का मामला है, इसे हर कोई नहीं अपना सकता। आपके समझ में जो अच्छा लगा उस वक्त आपने किया था और आज जो भी मुझे अच्छा लगा वही किया है। साहूकार बोला, आपके संस्कार ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। मैं बहुत बड़ा अमीर होते हुए भी आपके सामने कितना निर्धन हूं और आपके पास कुछ भी नहीं होते हुए मुझसे कितना अमीर हैं। आपके उपकार का बदला किस तरह चुकाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से तय करना चाहता हूं। किसान बोला, साहूकार जी, आप इस वक्त भावनाओं की नाव पर संवार हैं। मैं ठहरा एक साधारण ग्वाला और गरीब आदमी और आप नगर के करोड़पति साहूकार। आपका और हमारा क्या मुकाबला हो सकता है? साहूकार बोला, ये अमीर और गरीब हमारी मानसिकता पर निर्भर है, हमारे मन पर निर्भर है। जब तक मन में कामना उबाल पर है तो दरिद्रता उसके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वह करोड़पति हो या फिर भी कंगाल है। जबकि जिसके मन में संतोष आ गया है वह बहुत थोड़े में भी संसार का सुखी आदमी है। अगर आपको अपनी बेटी मुझे नहीं देनी तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी लेने से इनकार मत करना। किसान बोला, साहूकार जी, इस वक्त आप होशो हवास में नहीं हो। इस वक्त आप अपने महल लौट जाओ। अपनी बात पर 1-2 हफ्ते विचार करना। अगर लगे कि आपने ये बात भावनाओं में बहकर नहीं कही है तो आप इस तरह के रिश्ते के लिए मन बना लिया है तो उस वक्त हमें आपके दोनों रिश्ते मंजूर है, परंतु आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपनी बेटी से एक बार अवश्य राय ले लेना, क्योंकि अमीरों की बेटियां कभी दरिद्र घर नहीं ब्याही जाती। साहूकार जल्दी लौट आने का वादा कर चला गया, परंतु वह कई महीने तक नहीं आया। एक दिन किसान का बेटा, पत्नी और बेटी वापस में बात कर रहे थे कि सेठ उस दिन भावनाओं में बह गया था। अगर उसकी बातों में आकर बिटिया की शादी की बात चला देता तो मूर्ख ही बन जाता, वह साहूकार कभी नहीं आने वाला। सहसा उसे 2-4 आदमी आते दिखाई दिए। किसान ने ध्यान से देखा तो वह साहूकार ही था। वह अपने बेटी बेटा और 2-4 अन्य लोगों के साथ आया था। वह आते ही विलंब से आने के लिए किसान से क्षमा मांगा और बोला, मुझे दूसरे नगर जाना हुआ, आने में देर हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, बिटिया भी ननिहाल गई हुई थी। अब जाकर संयोग बना है, हमारे बेटा बेटी दोनों ही शादी के लिए तैयार हैं। मेरी बेटी मेरे कारोबार में 2 नगरों का व्यापार का हिसाब किताब रखती है। उसके 2 नगरों की आमदनी से ही आपके बेटे और मेरी बेटी की किस्मत संवार जाएगी। इस प्रकार सेठ अपने बेटे बेटियों की शादी एक गरीब ग्वाला के लड़के से कर दिया और अपने नगर को वापस लौट गया और साहूकार अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक जिंदगी जीने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो
हमारे चैनल चिंकी का स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।